जा करके देख लीजिएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस विश्वविद्यालय में 90% वो लोग सवर्ण समाज के लोग होते हैं। तो जब वैकेंसियां वो सवर्ण समाज के लोग निकालते हैं तो ओबीसी का सीट वो खा जाते हैं, एससी का सीट वो खा जाते हैं और जनरल कैटेगरी के लोगों का सीट वो बढ़ा देते हैं। अब उस पर चर्चा कौन करेगा? और सरकार को ये 90% के लोगों से डर आज के तारीख में क्यों नहीं लग रहा है, ये समझना जरूरी है। इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि वो चुनाव ईवीएम के माध्यम से जीत रहे हैं, और जब चुनाव ईवीएम के माध्यम से जीत रहे हैं तो उनको वोट की चिंता होती कहाँ है। इसीलिए इस देश के हर व्यक्ति को समझना चाहिए, खास करके बहुजनों को, डायमंड परिवार को, एससी एसटी ओबीसी के लोगों को, माइनॉरिटी के लोगों को। चल रहा है आंदोलन, कितना असर देख रहे हैं इसका? देखिए, कल का जो प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम का उद्देश्य है इस देश की बहुसंख्यक आबादी, इस देश की बहुसंख्यक आबादी जिसे हम लोग डायमंड परिवार भी कहते हैं, इस बहुसंख्यक आबादी को जगाना हमारा उद्देश्य है। जैसा कि आप जानते हो कि पिछले, खास करके पिछले 10 सालों में अगर आप देखोगे तो इनको आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से और शैक्षिक रूप से कमज़ोर करने का काम किया गया है। जिस प्रकार से आपने देखा, मैं अभी चर्चा कर रहा था मीडिया के साथियों से, तो मैंने उनको कहा कि दिल्ली में लगभग 7,000 सीट निकलती है दिल्ली पुलिस में, और उसमें जिसकी आबादी 85 से 90% है, उन लोगों को मात्र 1700 सीटें दी जाती है, मतलब 2000 से कम सीटें दी जाती है। और जो लोग पहले से आर्थिक, सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से मजबूत लोग थे, उन लोगों को ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, आप लोगों को पता होगा कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो है वो उन लोगों को दिया जाता है जो सवर्ण समाज से हैं, जिनको फॉरवर्ड भी कहा जाता है, और गांव के लोग उच्च जाति के रूप में उनको समझते हैं। तो जो पढ़ा लिखा है, जो अपने आप को उच्च जाति कहता है, वो 5000 सीट आरक्षित करवा लेता है। और एससी एसटी ओबीसी के लोग, जिसको कि बाबा साहब अंबेडकर ने आर्टिकल 14 में आप जाकर के देखोगे और पढ़ोगे तो पता चला कि आरक्षण के मात्र 2 ही जो आधार हैं, वो मात्र 2 है। एक है सामाजिक रूप से पिछड़ेपन, और सामाजिक रूप से पिछड़ेपन का मतलब है कि जिसको आपने सुना होगा वो कहानियां कि आगे टोकरी बांध दिया जाता था और पीछे उनके झाड़ू लगाए जाते थे, तो उन लोगों को आरक्षण दे करके उनको मजबूत करने का काम था। दूसरा जो आरक्षण का आधार बाबा साहब अंबेडकर ने अपने संविधान में लिखा, वो उन्होंने ये लिखा कि आरक्षण उनको मिलनी चाहिए जिनकी की संख्या के हिसाब से सत्ता में उनकी भागीदारी ना हो। तो तब मैं कहता हूं, आप लोगों के माध्यम से जितने भी देखने वाले लोग हैं, अगर आप एससी एसटी ओबीसी के लोग हो तो आप देख लेना, आपकी आबादी मैं बता देता हूं 85 से 90% है। अगर आप किसी सरकारी ऑफिस में काम करते हो तो जाके देख लेना, उस सरकारी ऑफिस में अगर 100 स्टाफ हैं तो क्या 85 लोग उसमें से एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं? मैं बताता हूं। अब होता क्या है कि जब इस प्रकार की जब बातें आगे बढ़ती है, ईवीएम को समझने के लिए पहले आपको विस्तार से समझना पड़ेगा, क्योंकि हमारी देश की जनता जो है वो बड़ी भोली है। पहले चुनाव होता है, चुनाव ईवीएम के माध्यम से होता है, और ईवीएम के माध्यम से विधायक, काउंसलर, सांसद ये लोग जीत करके आते हैं। फिर संसद भवन के माध्यम से वहां से नियम और कानून और व्यवस्थाएं बनाई जाती है, वहां से आप ऑफिसर अपॉइंट किए जाते हैं। जितने भी डायरेक्टर, मेंबर और चेयरमैन आप देखेंगे, वाइस चांसलर, अभी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में खड़े हैं, जो भी संवैधानिक पद, खास करके वो वैसे वाले पद जिनके यहाँ पावर होता है, जा करके देख लीजिएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस विश्वविद्यालय में 90% वो लोग सवर्ण समाज के लोग होते हैं। तो जब वैकेंसियां वो सवर्ण समाज के लोग निकालते हैं तो ओबीसी का सीट वो खा जाते हैं, एससी का सीट वो खा जाते हैं, और जनरल कैटेगरी के लोगों का सीट वो बढ़ा देते हैं। अब उस पर चर्चा कौन करेगा? और सरकार को ये 90% के लोगों से डर आज के तारीख में क्यों नहीं लग रहा है, ये समझना जरूरी है। इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि वो चुनाव ईवीएम के माध्यम से जीत रहे हैं, और जब चुनाव ईवीएम के माध्यम से जीत रहे हैं तो उनको वोट की चिंता होती कहाँ है। इसीलिए इस देश के हर व्यक्ति को समझना चाहिए, खास करके बहुजनों को, डायमंड परिवार को, एससी एसटी ओबीसी के लोगों को, माइनॉरिटी के लोगों को, कि ईवीएम का जो मुद्दा है वो एक आपके हिस्से और अधिकार का मुद्दा है, आपके संवैधानिक अधिकार का मुद्दा है, आपके मान सम्मान का मुद्दा है। इसीलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग बढ़ चढ़ करके और किसी भी कीमत पे, चाहे जो कुर्बानियां देनी पड़े, आप लोग ईवीएम के खिलाफ खड़ा हो,
ताकि 2024 की जो आम चुनाव है वो ईवीएम के द्वारा ना हो पाए। डायमंड परिवार इसके लिए लगातार क्षेत्रों में जाती है, घर घर घूमती है, लोगों को समझाने का प्रयास कर रही है। इस मुद्दे को समझाने के लिए हम लोग 29 और 30 तारीख को जनवरी को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये प्रोग्राम हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो सर क्या ईवीएम पर जो आंदोलन हो रहा है इसको चुनाव आयोग तो मानता नहीं है, बिल्कुल वो तो खारिज कर रहा है सिरे से। देखिए, चुनाव आयोग जो है वो आज अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है, उसकी जो नैतिकता है उससे वो भाग रहा है। प्रजातंत्र और संविधान जो उसको कहता है, जो उसको अधिकार और जो उसके कार्य और जो उसकी जिम्मेदारी है उससे वो भाग रहा है। तो मैं तो कहता हूं इसका बस एक तरीका होता है कि जनता के द्वारा उन पे दबाव बनाया जाए, और जनता, तब मैं आप लोगों के माध्यम से कहता हूं कि जनता जब सड़कों पे आ जाएगी उसके बाद इन तानाशाहों को अपनी जिम्मेदारियों को निभाना पड़ेगा। ईवीएम सड़कों से हटेगी या फिर संसद से हटेगी? देखिए, सड़क पे जब लोग आएंगे तभी संसद में इसकी चर्चा होगी, अन्यथा हम और आप घर में बैठे रहेंगे तो ये ईवीएम अपने आप नहीं हटने वाली है। क्योंकि जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो लोग कभी नहीं चाहेंगे कि ईवीएम हटे, क्योंकि सत्ता में बैठे हुए लोग को पता है कि उन्होंने न गरीबों के लिए काम किया, न महिलाओं के लिए काम किया, न बेरोजगारों के लिए काम किया, न दलितों के लिए काम किया, न पिछड़ों के लिए काम किया, न किसानों के लिए काम किया, न ड्राइवर के लिए काम किया, न सरकारी कर्मचारी के लिए काम किया। किसी के लिए उन्होंने काम नहीं किया, फिर भी चुनाव उनको जीतना है तो उनका सहारा सिर्फ ईवीएम है। दलितों के लिए राम मंदिर बना तो दिए, अरे वाह सबसे वाह, बड़ा रोजगार दे तो दिए। मैं दलितों से पूछना चाहता हूं कि राम मंदिर में घुसने का आपको इजाजत होती है क्या? मैं आए दिन आप लोग चढ़ावा तो दिया जाता है। हाँ, बस आप चढ़ाने का काम करते हो। लेकिन मैं कहता हूं कि क्या राम मंदिर में जाने से आपको आपके संवैधानिक अधिकार मिल जाएंगे? राम मंदिर का मुद्दा आप लोग मीडिया के साथियों से मेरा निवेदन है कि कभी मत उछालो, क्योंकि हम राजनीति करने वाले लोग हैं, हम आस्था पे राजनीति नहीं करते हैं। धर्म जो है, राम मंदिर जो है वो आस्था का विषय है, वो राजनीति का विषय नहीं है। क्या लगता है कि जो बहुजनों में चेतना जो हो रही है तो उसको दबाने के लिए और उस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए जो है ये धर्म का मुद्दा इतना उछाला जा रहा है बीजेपी और मीडिया के द्वारा? देखिए, मैं तो कहता हूं कि उनका काम ही है चंद लोगों को फायदा पहुंचाना। जो आज की मीडिया है वो चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए काम करती है, और जब वो चंद लोगों को फायदा पहुंचाने का काम करती है तो आज जो ये सोशल मीडिया हमारे सामने खड़ी है, मैं इस मीडिया से निवेदन करूंगा कि आप अपने मुंह पे राम मंदिर का नाम न लो, क्योंकि वो आस्था का विषय है। हम सब लोग पूजा करते हैं, किसी न किसी का करते हैं, हम उस पर चर्चा करने के लिए राजनीति नहीं करेंगे। आप लोग चर्चा हमेशा करना, मुझसे सवाल जब पूछो या किसी से भी जब सवाल पूछो तो पूछना कि दलितों को कितने % लोगों को नौकरी मिल गई है, पिछड़ों के कितने % लोगों को नौकरी मिल गई है। जब सवर्णों की आबादी मात्र 10% है, उनको 10% आरक्षण मिल गया है, तो क्या 85% वाले दलित और पिछड़े को 85% आरक्षण इस देश में मिला है? अगर नहीं मिला है तो वो कैसे मिलेगा? इस पे आप लोगों को अपने लोगों को जगाने का काम करना है। चलिए, एक बहुजन समाज की बेटी 160 दिन से धरना दे रही है, अभी तक न्याय नहीं दे पाई है। देखिए, सवाल है कि न्याय देने वाला कौन है? न्याय देने वाले वही लोग हैं, और हम सबसे दुख की बात है कि 90% आबादी होने के बाद भी आज हम मांगने का काम कर रहे हैं। ये लानत है हमारे और आपके ऊपर और इस देश के SC ST OBC के ऊपर। तुम लोग एकत्रित हो, संगठित हो और अपने सरकार बनाओ, फिर हमारी बेटी को और बहन को मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए ठीक है।